मैं अपने मास्टर्स कर रही हूँ पॉलिटिकल साइंस में। और यहाँ की जो फार्मर प्रोटेस्ट है और जो फार्मर्स की दुविधाएं हैं उसके बारे में आए गए मैं पढ़ती हूँ। जर्नल्स में इतनी महंगी महंगी जर्नल्स होती है, ऐसे ऐसे स्कॉलर्स लिखते हैं कि वो अपने घर के कमरों में बैठ के रिसर्च करते हैं, हर नज़रिए से पढ़ते हैं, पर कोई इस ज़मीन पे आके इस नज़रिए से कोई नहीं पढ़ता। मैं भी बस अपने कमरे में ही रहती हूँ और पढ़ती हूँ, पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ज़मीन पे आके जो नज़रिया मिलता है वो अपने कमरे में किताब इकट्ठी करके नहीं मिलेगा। तो आज हम जसबीर जी के साथ आए हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम जसबीर कौर नत्थ है। मैं पंजाब के मानसा से हूँ और पंजाब किसान यूनियन की स्टेट कमेटी मेंबर हूँ। हम समझते हैं कि ये जो कानून बनाए है सरकार ने, ये किसानों के ख़िलाफ़ है और कारपोरेट के पक्ष में है। और तीनों कानूनों को रद्द करवाने के लिए हम 10 महीने से बैठे यहाँ दिल्ली के जितने भी बॉर्डर हैं, अलग अलग 5 या 6 हैं, तो वहाँ पर बैठे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो एक है कि हमारा इसके साथ डिमांड और है कि MSP लागू की जाए, उसको कानूनन दर्जा दिया जाए और सभी फसलों की जो खरीद की गारंटी है सरकार करे एक मिनिमम प्राइस पे। तो यहाँ बैठे हैं तो 2-4 दिन की या 2-4 महीने की बात तो अलग होती है कि आदमी निकाल लेगा टेम्परेरी बैठ के, ये तो सालों की लड़ाई होगी। तो हमने देख लो अपने रहन बसेरे बना लिए हैं, सब सहूलतें भी हैं। जहाँ आदमी रहता है उसको रहने के लिए सब सहूलतों की भी ज़रूरत रहती है। उसने सोना भी है, नहाना भी है, खाना भी खाएगा, तो पढ़ेगा भी, सब काम तो हम करेंगे ना। तो इसलिए हमने यहाँ मतलब ये जो टिकरी बॉर्डर पे हम बैठे हुए हैं, तो यहाँ का आप मोर्चा देखोगे जो किसान आंदोलन का है, तो लगभग 25 किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ आने से पहले जब आपने ये ज़िम्मा लिया तो आप मतलब आपका वैसे पहले ज़िंदगी में आपका बैकग्राउंड क्या था? आप एजुकेशन वाइज, काम वाइज आपका क्या बैकग्राउंड था? मेरी एजुकेशन BA B.Ed है और मैं बिजली बोर्ड में पंजाब में जॉब करती थी। तो 2018 में मैं रिटायर हुई हूँ उसमें से। देखो जिस मतलब फैमिली मेरी शादी हुई है, मेरी शादी हमारी खुद मर्जी की शादी है, विचारों के आधार पर ही हमारी शादी हुई है। सुखदर्शन नाथ जी हैं के साथ मेरी शादी हुई है। तो मैं 87 से कह सकती हूँ, क्योंकि मैं जुड़ी तो हूँ संगठनों के साथ 85 से। तब से तो परिवार का माहौल ही ऐसा है, तो तब से हम काम कर रहे हैं। तो 96 से मैं किसान यूनियन से जुड़ी हुई हूँ। पहले किसान यूनियन एक ही होती थी, भारतीय किसान यूनियन। तो बाद में ये इनमें डिवीज़न होकर बहुत सारे ग्रुप बन गए। तो हमारी भी मतलब पंजाब किसान यूनियन है। तो हम तो कह सकते हैं कि 91-92 से जब से नई आर्थिक नीति के नाम पे जो प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वाली नीतियाँ आई थी, तब से हम बोल रहे थे लोगों को। पहले मुलाजिम थे तो भी लोगों को बताते थे कि ऐसा दिन आएगा, पूरे का पूरा ये जो पब्लिक सेक्टर है आज़ादी के बाद बना है, इसको प्राइवेट हाथों में बेच देंगे। तो हुआ भी धीरे धीरे। उन्होंने जितना मतलब सेहत का महकमा था वो बेच दिया, एजुकेशन का बेच दिया, पीने वाला पानी का जितने थे वाटर वर्क्स वगैरह थे ये बेच दिए। बहुत सारे महकमे हैं जो बेच दिए, प्राइवेट कर दिए। तो तब से हम लोगों को बोलते थे कि जो तो लोग भलाई वाले महकमे इनको तो ये बंद करेंगे, और जो मुनाफे वाले महकमे हैं जैसे बिजली बोर्ड है, रेलवे है, बैंकिंग है, ये इनको सबको बेचेंगे प्राइवेट लोगों को। तो ऐसा ही हुआ। तो हम उस टाइम भी बोलते थे कि धीरे धीरे ऐसा दिन भी आएगा कि ये जो हमारे खेत हैं, हमारे पास ज़मीन है, ये भी हमारे से छीन के ऐसा कानून बनाएंगे कि ये कारपोरेट कंपनियों को दे देंगे। तो जब 2020 में जून 2020 में ऑर्डिनेंस आया, तो ये बात अखबारों में जब आई, सोशल मीडिया में आई, उस टाइम लॉकडाउन भी चलता था, तो हम ये गांव-गांव में बात लेके गए। उससे पहले हम पहले भी जाते थे गांव के, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के ख़िलाफ़ हमारा एक एजिटेशन चल रहा था पंजाब में। मजदूर मुक्ति मोर्चा और पंजाब किसानी यूनियन जॉइंटली वो कर रहे थे, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने औरतों को ज़्यादा लोन दिया था और उनको कि जब मतलब काम बंद हो गया, औरतें तो लेबर करती थी, उनका काम बंद हो गया तो उनसे किस्त ना भरी गई तो उनको तंग करने लगे कंपनियां वाले। तो वो हमारे पास आई और उसके ख़िलाफ़ एक बड़ा एजिटेशन शुरू किया हमने।
तो हम उसके लिए भी जाते थे, साथ में ये आ गया और ये इसको लेके हम प्रचार को लेके गए तो लोग कभी भी इतनी मात्रा में पहले उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी थी। जब ये कानूनों के बारे में हमने बोला तो वो आए। तो हम जाते थे पंजाब में ऐसा होता है कि हर गांव में 1-2 गुरुद्वारा सब बने होते हैं, तो गुरुद्वारे में अपना स्पीकर बना होता है, तो उससे अनाउंसमेंट करना बहुत आसान रह जाता है। तो हम जाते गुरुद्वारा के अंदर जाके स्पीकर में अनाउंसमेंट करते और लोग इकट्ठे हो जाते बड़ी मात्रा में, ख़ास तौर पे औरतें बहुत बड़ी मात्रा में आती। तो एकदम उनको लगा कि आप हमारी ज़मीन भी छीन ले जाएंगी, क्योंकि जरा 30 साल का 91 से लेकर 2020 तक का पीरियड था, इसने लोगों को तंग बहुत किया था। लोगों की आर्थिक हालत बहुत ख़राब हुई थी, लोगों से इलाज बिल्कुल छीन लिया गया, उनसे पढ़ाई छीनी गई, बच्चों को रोज़गार नहीं मिला, बच्चे नशे में डूब गए। तो लोग तंग तो थे, तो वो सारा जो जितना गुस्सा था ना एकदम फूट पड़ा इस बात पे। तो लोग बहुत ही बड़ी मात्रा में निकले और फिर किसान यूनियन जो थी उन्होंने मीटिंग की कि ये जो इतना बड़ा हमला है हमारे ऊपर कानूनों का, ये एक संगठन के बस की बात नहीं है कि कोई एक संगठन इसको रोक सकेगा, तो हमको सबको इकट्ठा होना चाहिए। तो जब हम आए हरियाणा के बॉर्डर पे तो हरियाणा के लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया। मेरे को याद है कि जितने गांव थे बॉर्डर के आसपास के, वहाँ की महिलाएं भी आई, औरतें भी आई, नौजवान आए और उन्होंने आके जितने बैरिकेड थे पता ही नहीं कैसे वो मशीनरी लाए, इधर उधर उठा के फेंक दिया। इन्होंने सड़क में खड्डा खोद रखा था कि सड़क से के ऊपर से निकल ना जाएं ये किसान लोग। तो किसान बोलने लगे हरियाणा वाले कि क्योंकि गेहूं बीजा हुआ था आसपास के खेतों में, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, हमारे खेत में से बाईपास से बनाओ और चले जाओ। तो ऐसे रास्ता बना के उन्होंने हमको निकाला। रास्ते में हल्का लाठीचार्ज भी हुआ, लेकिन किसी ने परवाह नहीं की है। तो मैं तो सल्यूट करती हूँ हरियाणा वाले लोगों ने, उन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया उस दिन। और हमारी भी जो यंग जनरेशन थी उसने भी बहुत हिम्मत करी और हम यहाँ दिल्ली के बॉर्डर पे आ गए। और यहाँ जब आए तो यहाँ भी इन्होंने बैरिकेडिंग की थी, हल्का लाठीचार्ज भी यहाँ हुआ था। फिर हमारी लीडरशिप ने फैसला कर लिया कि हम इससे आगे नहीं जाएंगे, हम यहाँ पर बैठेंगे। तो हम जो मालवे वाले लोग हैं, मानसा, बठिंडा और संगरूर वाले, ख़ास तौर पे मेरवेरी वाले, कुछ पटियाला या लुधियाना के लोग, तो हम टिकरी बॉर्डर पे आ गए क्योंकि हमको यही रास्ता पड़ता है। और कुछ लोग सिंगू बॉर्डर पे चले गए। तो फिर तो बाद धीरे धीरे बाद में शाहजहाँपुर पे भी आ गए, गाजीपुर बॉर्डर पे यूपी वाले आ गए, धीरे धीरे ये काफिला बढ़ता गया। तो उस दिन से हम बैठे हैं। सरकार ने बहुत सारी कोशिशें की है जिसको आंदोलन को फेल करने के लिए, कई चालें भी चली हैं, तो लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। कई बार उन्होंने कोजी हरकतें भी की है, जैसे 26 जनवरी को भी की है, बाद में भी की है। बहुत सारी बातें नई वो कर रहे हैं हमारे इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए। लेकिन हमारे लीडरों की समझदारी अच्छी है, इनकी सियानप अच्छी है कि वो संभाल लेते हैं हर मौके को। तो देखा, हमको 11 महीने हो जाएंगे इस मतलब 26 अक्टूबर को यहाँ बैठे हुए, तो हमने किसी का पूरा बार नुकसान नहीं किया। जहाँ बैठे हम, किसी के साथ कभी थोड़ी बहुत भी झगड़ा नहीं हुआ, किसी के साथ कभी ऊंच नीच बात भी नहीं हुई, मार पटाई की तो लगे। साथ में ऐसा है कि आले दुआले फैक्ट्री एरिया है, तो कई बार हमारे पास मजदूरों के मामले तो आ गए कि मजदूरों को पीटा गया या फैक्ट्री वालों ने पीटा है, तो उनकी हमने मदद की है, उनको उनका लेबर का हक दिलवाया है। प्रशासन को लेके बीच में हमने अकेले सीधा नहीं, प्रशासन को साथ लेके। तो ऐसे फैक्ट्री वाले भी हमारे पास आते हैं, अगर उनकी कोई प्रॉब्लम होती है कि यहाँ ट्रैफिक की हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उनका समाधान कर लेते हैं। कभी भी हमारा झगड़ा नहीं हुआ किसी के साथ, भी किसी को हमने नुकसान नहीं पहुँचाया। लेकिन इसके उल्टा हमने लोगों की मदद की है, क्योंकि आप अगल बगल के लोगों से पूछिए कि आपको क्या लगता है इनके आने से क्या फ़ायदा लगता है, तो वो लोग बोलते हैं कि हमको रोटी मिलने लगी है, क्योंकि जगह जगह लंगर लगे हुए हैं। अब तो कम थोड़े हो गए हैं, लेकिन जितने लंगर यहाँ पे चले हैं, जितना राशन यहाँ पे आया है, तो आसपास के गरीब लोग या लेबर वाले लोग हैं, बहुत सारा राशन भी लेके जाते हैं, खाना भी वो खाते हैं। इस तरह हम उनके मददगार तो हुए, लेकिन किसी के लिए समस्या नहीं हम बने।
अगर मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से पूछूं, जब आप इधर टिकरी बॉर्डर पे आए तो आपका पहला दिन कैसा था? पहला दिन तो ऐसा था कि 26 को जब हम आए तो हम रास्ते में ही पीछे एक पेट्रोल पंप के पास रुके थे, क्योंकि अंधेरा बहुत हो गया था। पहले तो हमें एक रात तो रास्ते में ही एक अग्रोहा है, अग्रोहा के पास खेतों में रहे थे, तो वहीं पर खाना बनाया था। तो जब हम वहाँ से चले तो एक एक्सीडेंट भी हो गया, एक हमारे साथी की मौत भी हो गई, और एक उसके साथ जो दूसरा लड़का था उसका हाथ बहुत बुरी तरह काटा गया था, जख्मी काफ़ी हो गया था। तो वो भी हमने रास्ते में देखा, झेला, थोड़ा प्रॉब्लम हमें आई, तो हमारा मन तो बहुत दुखी हुआ था। और उसके बाद हम मतलब 26 की रात रास्ते में रहे। 27 को हम पीछे आके ये जो बस स्टैंड है, नवा बस स्टैंड है, वहाँ पर रुके थे। तो अगले दिन हम यहाँ आए थे मतलब बॉर्डर पे, तो यहाँ से एक छोटा सा टेबल लगा के एक जीप खड़ी करके उस पर माइक लगा हुआ था, क्योंकि हमारे जो व्हीकल्स आए थे पंजाब से तो उन पर हमारे स्पीकर माइक वगैरह लगे हुए थे। उसको लगा के हम स्टेज चलाने लगे। तो धीरे धीरे टूटी फूटी सी स्टेज चलाई हमने, थोड़ा बहुत किया। तो ऐसे हमको यहाँ कोई दरी भी नहीं देने को तैयार था, कोई माइक सिस्टम भी देने को तैयार नहीं था, क्योंकि दहशत इतनी लोगों पर डाल रखी थी कि यहाँ कुछ भी देने को तैयार नहीं था। तो धीरे धीरे हमारे पास जितनी ट्रॉलियाँ में थी, दरियाँ थी, मैट थे हमारे पास, वो लेके चले गए। तो हमने एक आरजी सा जुगाड़ कर लिया, और फिर 1-2 दिन के बाद हम यहाँ से किसी को बोल के तो यहाँ से मैट वगैरह लाए और साउंड वगैरह भी लाए। धीरे धीरे वो बढ़ता गया। पहले तो टेम्परेरी था सब सिस्टम, और धीरे धीरे वो बढ़ता गया। लेकिन जब आए थे तो पहले दिन उत्साह बहुत था, ऐसा नहीं है, उत्साह आज भी वो बरकरार है, ऐसा नहीं है, कम नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं लगता था कि इतना लंबा चलेगा, ये नहीं था हमारे दिमाग में, बैठो मतलब इतना लंबा चला जाएगा ये नहीं था। लेकिन आए तो ये धार के ही थे दिमाग में जिस दिन पहले आए थे, क्योंकि हम ये तो जानते हैं ना कि जिस सरकार के साथ हमारा पाला पड़ा है वो बहुत तानाशाह की किस्म की है, तो वो कुछ भी कर सकती है। तो हम सोच के आए थे कि मर भी सकते हैं, जिसको बोलते हैं कि कफन बांध के आए थे पहले दिन ही कि मर भी सकते हैं, लेकिन पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है। अगर ये कृषि कानून वापस नहीं होते तो हमारी ज़िंदगी एकदम बर्बाद है। लोगों हमारे पास रोज़गार पहले नहीं है, पढ़ाई पूरी प्राइवेट कर दिया, इलाज पूरा प्राइवेट कर दिया, हमारे बच्चे पढ़ लिख गए हैं, लेकिन उनको कोई पक्का भरोसे योग्य रोज़गार भी नहीं मिल रहा। बहुत सारे मतलब यूथ का एक बड़ा हिस्सा है जो फॉरेन में चला गया, बहुत सारा हमारा पैसा चला गया, इंटेलेक्ट चला गया, सब कुछ चला गया, विदेशों में चला गया, घर खाली पड़े। हमारे पास थोड़ी बहुत ज़मीन बची है जिसके ऊपर हम थोड़ा खेती करके गुजारा करते हैं, पंजाब और हरियाणा के लोग, और उसको भी छीनने के लिए प्रोग्राम बन रहा है। और ऐसा नहीं है कि अकेली हमारी ज़मीन छीनी जाएगी, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे। उन्होंने जगह जगह पे गोडाउन बना रखे हैं, वो पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है, हिमाचल में, हर जगह उन्होंने गोडाउन बना रखे हैं। और वो सारी ख़रीदारी करेंगे अपनी मनमानी के रेट से, क्योंकि वो अगर MSP लागू नहीं करने को तैयार, वो अपने मनमाने ढंग से करेंगे खरीदारी। और बाद में जब उनके गोडाउन में चला जाएगा सारा मतलब जितना भी अनाज होगा, तो वो फिर अपने मनमाने मतलब रेट लगा के लोगों को बेचेंगे। आप जानते हो कि इस बार सेब जो है, सेब उन्होंने हिमाचल से 10 से 13-14 रुपये 15 हद तक मतलब ग्रेडिंग के हिसाब से उन्होंने उठाया। तो वहाँ पर इनके मतलब अडानी अवानी के गोडाउन बने हुए हैं बड़े बड़े, तो वहाँ आके उनकी ग्रेडिंग करके तो वही सेब 200-250 किलो रुपये मतलब बिकाए यहाँ पे, है ना। तो यही बाकी अनाज का भी होगा, हमारे लिए तो रोटी खाना भी मुश्किल हो जाए सबके लिए। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो लड़ाई है जो वो हम लड़ रहे हैं, सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, ये तो जिंदा रहने की लड़ाई है। जो भी आदमी जिंदा है, जिसने खाना खाना है, 3 टाइम भले ही ना खा, 2 टाइम तो खाएगा ही ना, तो उस सब की लड़ाई है। तो सबको मतलब इसके लोग समझ भी रहे हैं, महंगाई ने सबको समझा भी दिया है। तो ऐसा है कि ये धीरे धीरे
सरकार को भी ऐसे लगता था कि इसको आंदोलन को लंबा कर दो, शायद ये थक जाएंगे, थक के टूट के चले जाएंगे, लेकिन हम थके नहीं हैं। हमारा मनोबल वैसा ही है, हमारे अंदर वैसा ही जोश है। नए नए लोग आते रहते हैं, तो पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है, जीत के जाएंगे।